नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि राठौर और हमारे साथ हैं तमाम मीडिया हाउसेस के लोग। भैया, आप अपना पूरा नाम बताइए और किस मीडिया से हैं आप, थोड़ा सा मुझे ब्रीफ कीजिए। सबसे पहले मैं बेलगाम भारत के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जी। मैं अलर्ट इंडिया से हूं और मेरा नाम हरिकेश यादव है। जी। मैं उत्तर प्रदेश मऊ का रहने वाला हूं। जी। और आप अक्सर बेलगाम भारत में देखते होंगे उमा शंकर जी पूरे आपका आरा का ये ब्यूरो हेड हैं। ये थोड़ा सा उमा शंकर जी आप अपने बारे में बताइए। बेलगाम भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और बेलगाम भारत देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बेलगाम भारत को आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिए। और मेरा नाम उमा शंकर सिंह है, मैं भोजपुर ब्यूरो हूँ बेलगाम भारत का। और मेरे सामने जो शख्स हैं, भैया आप अपना पूरा नाम बताइए और कौन से मीडिया हाउसेस से हैं। अभिषेक मिश्रा, चीफ एडिटर सुपरफास्ट न्यूज, उत्तर प्रदेश से हम हैं। और हमारा चैनल जो है उत्तर प्रदेश बिहार में काम कर रहा है बड़ी तेजी से। और आप अपना नाम बताइए दर्शकों को। सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम है। हम सत्यप्रकाश दुबे हैं। हम यूपी टॉप न्यूज के प्रधान संपादक हैं। जी। आप अपना पूरा नाम बताएंगे और आपका अपना। जी, मैं हरेश कुमार चौबे, यूपी टॉप न्यूज के मीडिया प्रभारी हैं बिहार प्रदेश के। जी। और बेलगाम भारत के जितने भी दर्शक हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और स्वागत भी करूंगा, क्योंकि हम बेलगाम के साथ शुरू से मिलकर के काम किए हैं। और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम कदम से कदम मिला करके काम करें। आप बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। जो मुद्दा है मैं उस मुद्दे के ऊपर बात करूंगा। मुद्दा ये है कि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है, मुद्दा ये है कि आज के डेट में लोगों को किडनैपिंग करना, मैं अगर आपको बताऊं, ये वर्ड मैं यूज इसलिए कर रहा हूं कि लोगों को बहलाकर फुसलाकर मुद्दे से हटाकर मुद्दे को किडनैपिंग कर लिया जा रहा है। आज के डेट में स्कैम कर लिया जा रहा है। वो जो मुद्दा है, वो मुद्दा से लोग क्यों हट जा रहे हैं, मेन मुद्दा पर लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं, मेन जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर मीडिया हाउसेस क्यों नहीं बात कर रही है, चर्चा आज हम लोग इसके ऊपर करने वाले हैं। और बेलगाम भारत और सभी मीडिया हाउसेस को मिलने का सिर्फ एक ही रीजन है कि हम चाहते हैं कि मुद्दा दिखाया जाए, ना कि कंट्रोवर्सी दिखाया जाए। सही बोल रहे हैं? हम मुद्दा दिखाएंगे लोगों के पास, कंट्रोवर्सी दिखाकर हम व्यूज नहीं लाना चाहते हैं। मुद्दा है जो आज के डेट में लोग हिंदू मुस्लिम का सबसे ज्यादा मुद्दा बीजेपी ने बना रखा है। सही बोल रहे हैं? बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप यूपी से हैं, यूपी का मेन मुद्दा क्या, राम मंदिर है? नहीं। क्या मुद्दा है? आप तो ग्राउंड लेवल पर वर्क करते हैं, तो आप तो बता सकते हैं मेन मुद्दा क्या है। यूपी में और खास तौर से पूर्वांचल में ये गरीबी का मुद्दा होना चाहिए। और ये राम मंदिर के नाम पर बीजेपी के लोग बरगला कर अपना सिर्फ चुनाव ये खेल रहे हैं। 5 साल का चुनाव खेल रहे हैं और इनके पास कोई और मुद्दा रह ही नहीं गया है कि ये किसी मुद्दे पे बात करेंगे। हिंदू मुस्लिम की ही बात करते हैं। और आप देख रहे हैं तो 17 से लगातार आज 23 आ गया 2023, और ये लोग हिंदू मुस्लिम की ही बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं। यही सब बात करके बरगलाया जा रहा है लोगों को। और लोगों को ये लोग सिर्फ वोट ले करके मिसयूज करना चाह रहे हैं। और पूरे भारत में, यूपी छोड़ दीजिए, पूरे भारत में लोग हर महीने में 2 बार अनाज बांट रहे हैं गरीबों में। और उसमें भी जो धांधली हो रही है बड़े लेवल पर, अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार, कोटेदार, ये सब मिल करके उसमें भी 2-3 किलो अनाज कम देने का काम कर रहे हैं, गरीबों का पेट काटने का काम कर रहे हैं। और विकास की बात करते हैं तो विकास की जो भी ये लोग बात कर रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है। वहां विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। 35%, 40% जो है कमीशन चल रहे हैं हर विभागों में, और काम कुछ नहीं हो रहा है। ये पुराने कामों के ही सरकारों को गिनाना का काम कर रहे हैं और प्रेजेंट में कोई बहुत ज्यादा काम ये लोग नहीं कर रहे हैं। जो भी काम हो रहा है वो प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, और यही सब पूरी बातें हैं। और ये बातें जो डिजिटल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो बड़े पैमाने पर उनको दिखाना चाहिए। वो ना दिखाकर आज हम लोग क्यों ये मार्केट में क्यों दिखाने के लिए बैठे हुए हैं। जो ये प्रिंट मीडिया है, तो प्रिंट मीडिया जैसे जो भी प्रिंट मीडिया के लोग हैं, और बहुत लोग RNI करा करके साप्ताहिक पेपर लेकर बैठे हुए हैं, तो उसमें मामला ये है कि उसमें 25 लाख की मशीन लगती है और ये लोग मशीन नहीं लगवाते हैं। ये PDF खेलते हैं
और जब ये मामला जिला अधिकारी के हैं, पुलिस अधीक्षक के हैं, जन सूचना में जाता है तो ये लोग प्रेशर डाल करके इन लोगों को दबाने का काम करते हैं कहीं ना कहीं। और ये प्रिंट मीडिया के लोग, इनका दूसरा सिस्टम बन चुका है। भ्रष्टाचार के साथ नहीं है, भ्रष्टाचार के साथ है, उसके खिलाफ नहीं है ये लोग। और जो डिजिटल मीडिया की बात हो रही है, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने डिजिटल मीडिया को निकाला था और डिजिटल मीडिया बड़ी तेजी से काम कर रही है ग्रामीण स्तर पर, ग्राउंड रिपोर्टिंग पर, लेकिन उनको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। शासन प्रशासन के लोग दबा रहे हैं। वो जो प्रिंट मीडिया वाले भी पत्रकार बंधु हैं, वो भी दबाने का कार्य कर रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो न्यूज में काम करने का मतलब ये है, न्यूज के साथ जुड़ने का मतलब ये है कि क्षेत्र का और देश का विकास हो। और ये सिर्फ कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया को हर तरह से, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, हर जगह खबरें वायरल हो रही हैं। डिजिटल मीडिया वालों को हर तरह से दबाया जा रहा है। आप जो ये भैया जो बात बोल रहे हैं वो आप तो सुन ही रहे हैं, मैं इस कुछ बात को आपको ऐड ऑन कर रहा हूं। ऐड ऑन ये है कि आज के डेट में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं डिजिटल करेंसी की, लेकिन डिजिटल करेंसी धरातल पर एकदम नहीं है। आज के डेट में घराने लोग हैं जो कॉर्पोरेट चला रहे हैं, और जितने बड़े बड़े स्कूल हैं वो आज के डेट में जो पेमेंट ले रहे हैं वो कैश ले रहे हैं। वहां डिजिटल इंडिया कहां जा रही है? वहां डिजिटल इंडिया की बात क्यों नहीं हो रही है? ये कॉर्पोरेट घराने में जो बड़े बड़े स्कूल हैं, सीबीएसई स्कूल है, ये लोग कैश लेते हैं। अगर आप उनकर अंदरूनी, मैं इस मुद्दे पर मैं छेड़ रखा हूं मुहिम, इस मुद्दे पर मैं छेड़ने के बाद मुझे मालूम चला कि करोड़ों का एक एक स्कूल में ट्रांजैक्शन होता है प्रत्येक महीने का, वो भी कैश में। मोदी जी, वो करेंसी आपको क्यों नहीं डिजिटल में दिखता है? और दूसरी बात मैं बोलूंगा, जो आपने जो बताया मुद्दा, वो राम मंदिर का। हमारे यहाँ राम मंदिर का मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ जो भैया ने बताया, आप उसके ऊपर अगर बात करेंगे, हमारे यहाँ मुद्दा है लोगों का 2 वक्त की रोटी का। सही बोल रहे हैं? एकदम सही। उसमें भी अनाज आपके जो डीलर हैं वो चोरी कर रहे हैं। और आप बहुत ग्राउंड लेवल पर वर्क करते हैं, क्या मुद्दा लगता है कि यूपी में क्या मुद्दा है अभी? यूपी में तमाम मुद्दे हैं। जी आप बात कर लें बेरोजगारी की, जी आप बात कर लें किसानों को समय से लाइट नहीं मिलती है, इस समय जो गेहूं की फसल है उसकी सिंचाई समय से नहीं कर पाते हैं। जी। रात में जब किसान अपने खेत में पहुंचते हैं लाइट कट जाती है, जी। वो फिर इंतजार करते हैं जी। कि अब लाइट आएगी, अब लाइट आएगी। ऐसे करते करते उनको पूरी रात ठंड में ठिठुरना पड़ता है। जी ये मुद्दे हैं। जैसे लोग कहते हैं कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डियों में सिर्फ 2 ही लोगों का नाम आता है, एक जो सरहद पे तैनात है हमारे देश के जवान, और दूसरा किसान। इनके साथ हमेशा नाइंसाफी होती है। अब तो समय ऐसा आ गया है कि आप सच बोल नहीं सकते हैं। अगर आप सच बोलेंगे तो आपके साथ मुकदमा होगा, आपको लड़ना पड़ेगा। ये सच को दबाया जा रहा है, ये वो वक्त है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा आपका बेलगाम भारत का, जो एक बड़े पैमाने पे आप लोग काम करते हैं, निडर होकर काम करते हैं, बड़े माफियाओं से लड़ने का काम करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, बालू खनन मामले में जो आप लोगों ने कदम उठाया है, ये सराहनीय है। बिहार सरकार को इस पे आगे आना चाहिए और आप लोगों को सम्मानित करना चाहिए। आप लोगों का हौसला बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल चैनल वाले जो बड़े मीडिया के लोग हैं वो इन चीज़ों को नहीं दिखाते हैं। अब क्या रीज़न है मैं नहीं बोल सकता कि वो क्यों नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पे खड़े होते हैं, जो पत्रकार हैं, मैं उनका नाम जरूर लूँगा, जिनके व्यूज़ ज़्यादा नहीं जाते हैं, जो 200, 400, 2000, 4000 जिनके व्यूज़ हैं, वो मेहनत करते हैं, वो अच्छी खबरें ढूंढते हैं, वो जो हमारी आपकी प्रॉब्लम है उसको दिखाते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस चैनल के माध्यम से। और मैं एक बार फिर बोलूँगा कि बेलगाम के माध्यम से जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो सरकार उस पे उसको विचार करना चाहिए और ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक अच्छी मुहिम चले, एक अच्छी लड़ाई आप लड़ सकें। बहुत बहुत। और बेसिक लेवल में अगर बात किया जाए, वहाँ का एजुकेशन सेक्टर कैसा है? अगर यूपी का एजुकेशन सेक्टर की बात करें, यूपी का एजुकेशन सेक्टर ऐसा है कि जब से यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, बट जो उनके रवैया है वो बोलना पड़ेगा। जब से यूपी में उनकी सरकार बनी, वो एक भी नए कॉलेज नहीं दे पाए यूपी को। आज ये है कि
बच्चे तैयारियां करते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग के जीने वाले लोग हैं, वो गाय भैंस बेचकर, बहुत तो ऐसे लोग हैं अपनी ज़मीन तक बेच देते हैं कि मेरा लड़का सुधर जाएगा, उसका जीवन बन जाएगा। ऐसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। कोई भी आप पेपर करा नहीं पाते हैं, सारे पेपर आउट हो जाते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, सरकार ध्यान नहीं देती। और आपको मैं बता दूँ सबसे अच्छी चीज़, जो सरकार जैसे फॉर्म जब फिल किया जाता है, आवेदन किए जाते हैं, जितना सरकार को वो पैसे मिल जाते हैं, सरकार अगर ईमानदारी से काम करे तो उन बच्चों के फॉर्म अप्लाई किए हुए पैसे से ही उनको नौकरी दे सकती है और उसका उनका वेतन भी उसी पैसे से दे सकती है। आप देखिएगा 1000 अगर जगह आती है, किसी विभाग में 1000 वैकेंसी निकलती है, वहाँ 10 लाख 20 लाख लोग फॉर्म डालते हैं। और आज तो 500 1000 से नीचे किसी फॉर्म में फीस ही नहीं सरकार लेती है। तो ये चीज़ें, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है। हम और आप जो ये मुहिम चला रहे हैं, ये लोग हमारी आपकी बात को सुनना नहीं चाहते। अगर ये जिस दिन ग्राउंड ज़ीरो की बात को सुनना कर देंगे और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें, तो चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, सुधार होगा और हम भी आगे जाएँगे। आपने बोला सीबीएसई को हम कहना चाहेंगे, जी जी जो सीबीएसई की जो आपने बात की है, तो अभी मैं 3-4 पहले एक सीबीएसई का एक कॉलेज है, उन प्रबंधक जी से मैं अचानक पहुंचा और उनसे बातें किया, पूछा कि क्या आपकी मान्यता कहाँ तक है, तो उन्होंने बताया कि मेरी मान्यता अभी 8 तक है और मुझे 12 तक चाहिए। तो हम बोले कि कैसे आपको मान्यता नहीं मिल रही है? वो बोले कि ये जो बनारस बोर्ड है सीबीएसई का, वहाँ पर काफी सारे पैसे देने पड़ते हैं। मैंने पूछा कितना तक देने पड़ते हैं? उन्होंने बोला कि अब हम आपको बताएंगे नहीं। तभी हमने पूछा कि कितना देने पड़ते हैं? उन्होंने बोला कि 10 से 20 लाख रुपया सीबीएसई की मान्यता के लिए देने पड़ते हैं। तो हमने उनसे कहा कि क्यों आप लोग देते हैं, तो उनका कोई जवाब नहीं निकला। बोले अगर हम बोल देंगे तो हमारा स्कूल बंद हो जाएगा। और इस सीबीएसई के मामले पर हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत लोग सीबीएसई का जो विद्यालय खोले हुए हैं, इस पे वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और ये लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। उसमें जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको 5 से 10 हजार वेतन देते हैं और साल भर में 2 करोड़ 5 करोड़ की धन उगाही कर रहे हैं। और इसमें जो है, जो छूट होनी चाहिए 25% सरकार की गाइडलाइन है कि गरीब बच्चों के लिए 25 से 30% छूट होनी चाहिए। ये लोग छूट देने का नहीं काम कर रहे हैं, ये सबकी फीसें वसूल रहे हैं। और रही बात जहां तक पैसे की, तो उसी पैसे से लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, थर्ड क्वालिटी की गाड़ियां रख रहे हैं, उनका भी कोई रख रखाव नहीं है, उनका इंश्योरेंस है, कोई उनका बीमा नहीं है। क्यों? व्यापारियों के ऊपर, अगर जो 40 लाख तक का व्यापारी व्यापार कर रहा है तो उनके ऊपर जीएसटी लग रही है, प्लांटी लग रही है। लेकिन ऐसे लोगों का जो 5 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ आ रहा है विद्यालय के माध्यम से, 10-10 विद्यालय उनके चल रहे हैं, तो उनके ऊपर भी जीएसटी लागू होना चाहिए। चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे इंडिया हो, इनके ऊपर भी जीएसटी लागू होना चाहिए। क्योंकि संस्था बना करके ये लोग पैसा लूटने का काम कर रहे हैं, गरीबों को चूसने का काम कर रहे हैं। और आपने बोला किसान का जो मुद्दा आपने छेड़ा था, मैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा। हमने देखा है यूपी में, मैं भी अक्सर जाता रहता हूँ, वहां का जो गौशाला है उसका हालत बहुत ही बद से बेहतर है और इतना खराब है उसका, वहां के गौशालों का हाल, कि लोगों को आज के डेट में फसल तक बचाने के लिए रात भर जगवारी करना पड़ता है। ये सही बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जो लोकल मीडिया के लोगों को देखेंगे तो डेली आपको सुनने को मिल जाएगा कि कहीं किसी सांड ने हमला किया, किसी की मौत हो गई, कोई किसान मर गया। और जो आप गौशाले की बात कर रहे हैं, ये केवल पैकेज के लिए बने हैं। इसमें पैकेज आता है, कमीशन में बढ़ता है। ये आप किसी भी गौशाला का जब आप सर्वे करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गायें सड़ रही हैं, उनका कोई अंतिम दाह का संस्कार करने वाला नहीं है। गाय को हम लोग अपनी माता बोलते हैं। और बीजेपी भी, और ख़ास तौर से वो तो जो पहले की चीज़ें हैं वो हैं, हम भी मानते हैं उसको, लेकिन बीजेपी इस पर बहुत जोर देती है कि गाय मेरी माता है। लेकिन बीजेपी के ही कार्यकाल में इस तरह की चीज़ें होती हैं। आप गाय देखिए, सड़ती दिखेंगी, बदबू करेंगी, आपको जाने का दिल नहीं करेगा। लेकिन जो मेहनती किस्म के लोग हैं वो उन तस्वीरों को दिखाते हैं, ये डेली देखने को मिलता है। मैं सरकार को कड़े शब्दों में इस चीज़ पर निंदा करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और है, सरकार गलत नहीं होती है, सरकार चाहती है कि हम काम अच्छा करें, लेकिन उनके जो वर्क करने वाले लोग हैं, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि वो सरकार को बदनाम कर देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, मुझे पता है कि वो पूरे प्रदेश को देख रहे हैं, वो हर एक चीज़
पर नज़र नहीं डाल सकते, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारियां दी हैं, उसके विभाग बनाए हैं, उस विभाग में लोग काम करते हैं। तो जो विभाग में काम करने वाले लोग हैं, उनके वजह से ये सारी दिक्कतें तो ये सरकार भी बदनाम होती है। मैं चाहूँगा कि सुधार करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार का जब आप नाम लेंगे तो हमें लोग पिछड़ा मानते हैं। हमारे यहाँ बेरोज़गारी इतनी है कि हम दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, गुजरात जाते हैं, और हमारे साथ व्यवहार भी अजीब तरीके का होता है। जब कोई चाहे घर से बाहर निकाल दे, डाँट दे, भगा दे। कंपनी में जो हमें उचित मज़दूरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश, बिहार की सरकारों को चाहिए, ये उत्तर प्रदेश और बिहार को डेवलप किए होते तो उत्तर प्रदेश, बिहार के हमारे जो भाई हैं, जो मज़दूर हैं, वो अपने ज़िले में रहते और अच्छी इनकम करते। ये तमाम चीज़ें हैं, आप मुँह से बोलेंगे, ये चीज़ें भी ऐसी हैं कि आप कम शब्दों में इनको बयाँ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम्स इस लेवल पर हैं, समाधान सरकार को तो करना पड़ेगा, बिकॉज ये जितनी मीडिया हाउसेस हैं, ये जो मीडिया के लोग हैं, अब समाधान निकालने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, और इस पे एक एक बंदा ग्राउंड लेवल पर हम लोग वर्क करेंगे और एक एक समाधान के ऊपर बात करेंगे। उमा शंकर जी, आपसे मैं एक बात करना चाहता हूं कि आप आरा ब्यूरो हेड हैं, और आरा में मुझे लगता है कि बिहार के सबसे ज्यादा अगर टफ माना जाता है तो वो आरा को माना जाता है। वहां हर हमेशा टफ प्रशासन के लोग को भी भेजा जाता है, तो वहां का भ्रष्टाचार जो सीमा है वो अव्वल लेवल पर है, और इस लेवल पर है कि वहां के लोग कुछ घराने लोग ही हैं जो पूरा आरा को चला रहे हैं। इस तरीके के माहौल में आप वहां काम कैसे कर पाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात रही कि आरा में हम काम करते हैं, और आरा मेरा पैतृक गांव है वहाँ पे आरा में, और उस धरती से हम जुड़े हुए हैं जहां बाबू वीर कुंवर सिंह ने जन्म लिया था, और बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से हम जन्मे हुए हैं। उस धरती की मतलब इतनी शक्ति है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोग जानते होंगे कि 80 वर्ष की उम्र में जो बुजुर्ग व्यक्ति अंग्रेजों से लड़ाई ले सकते हैं, तो एक जवान लड़का वहां पे क्या कर सकता होगा, ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और रही भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार वहां पे इस लेवल पे है कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोग, कुछ नेता के चमचा और कुछ नेताजी लोग जो वहां पे हैं, वो उस तरह का पदाधिकारियों का उस तरह का माहौल बना दे रहे हैं, वहां पे भ्रष्टाचारी ऑटोमेटिक पैदा होने लग रहे हैं। क्योंकि कोई प्रखंड विकास पदाधिकारी हमारे यहाँ आता है तो वो ये नहीं जानता है कि यहाँ पे कौन सा चीज कैसे है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के, जो स्थानीय नेता जो है, झोला छाप नेता जिसको हम लोग बोलते हैं, झोला छाप नेता बताते हैं कि नहीं साहब, यहाँ से ऐसे आप कीजिएगा ना तो यहाँ से आपको माल आ जाएगा, आपके टेबल के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे वो मामला है। और हम बात करें तो अभी हम लोग उसी मुद्दा पे बात कर रहे थे, और उसी मुद्दा पे चर्चा चल रही थी। बहुत सारे पत्रकार बंधु हमारे जुड़े हुए हैं, सीनियर पत्रकार हैं, बेलगाम भारत के रवि भैया हैं, और यूपी से कुछ पत्रकार हमारे आए हुए हैं, बिहार से भी कुछ पत्रकार हैं। तो बैठकर हम लोग उस मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे कि विकास, जो नेताजी लोग हैं, बिहार में हो चाहे उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत हो, लोग विकास की बात करते हैं, और विकास की बात कर करके जाति पार्टी के नाम पे लोग बांट के और लोगों से वोट ले लेते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं। और विकास अगर देखा जाए तो आजादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है भारत में, तो विकास 75 वर्ष में आखिर गया कहाँ? जब लोग कहते हैं कि विकास कर रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम विकास करेंगे, हम किसी पार्टी को डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, हम सभी पार्टी को कह रहे हैं कि जब ये नेताजी लोग कहते हैं कि जब विकास किया जाएगा तो आखिर वो विकास 75 वर्ष में कहाँ गया, और 75 वर्ष पहले हमारा भारत कैसा था और 75 वर्ष बाद हमारा भारत कैसा है। विकास आखिर जब आ रहा है तो कहाँ जा रहा है विकास, और किसके पास जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो देखिए, एक अभी 19 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री हमारे भोजपुर जिला में गए हुए थे, और भोजपुर जिला में जाने के बाद उनसे एक किसान रो रो कर ये गुहार लगा रहा है और कह रहा है कि सर आप पीएम बनने वाले हैं, और हमारे देखिए यहाँ क्षेत्र में नहर में पानी नहीं आ रहा है, और नहर में पानी नहीं आने की वजह से हम लोग फसल नहीं उपजा पा रहे हैं, हम लोग खाए बगैर साहब मर जाएंगे। देखिए वीडियो हमको दिखा रहे हैं आप लोगों को कि ये वीडियो वहाँ का वायरल हो रहा है खूब तेजी से, और यहाँ पे एक किसान अपना हिम्मत जुटा करके बिहार के मुखिया के पास ये गुहार लगा रहा है। तो विकास बताइए कहाँ हो रहा है? एक यहाँ नहीं आ रहा है सर, हम लोग भूखले से मर जाएंगे, आप बचाइए सर, हम लोग किसान आधारित है सर, आप पीएम बनिएगा सर, आप पीएम बनने वाला है सर,
पहले सर नहर में पानी नहीं आ रहा है, यहाँ नहर पर सर हमारे संदेश में और 20 साल नहीं पानी नहीं आ रहा है सर नहर। तो देखिए वीडियो ये देखें। और जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरा में पहुंचते हैं तो वहां पे जो दलित बस्ती है उस दलित बस्ती को प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग करके तोप दिया जाता है, ढक दिया जाता है कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पे आए तो उनकी नजर इस दलित बस्ती पे न पड़े। तो प्रशासन अगर इस तरह की रवैया करती है और दलित बस्ती को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं देखते हैं तो समझिए कि विकास कहाँ होगा और विकास कैसे होगा, उन पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाएगा। तो बड़े भैया हमारे रवि भैया हैं, इनसे हम जुड़ेंगे और बात करेंगे कि विकास की बात जब नेता करते हैं तो विकास आखिर भैया जाता कहाँ है। 75 वर्ष हो गया। बहुत अच्छा बात आपने उमा शंकर जी ने बताया कि आज के डेट में गवर्नमेंट को छुपाने के लिए पैसा है, जो गांव की बस्तियों को छुपाने के लिए उनके पास पैसा है तो ही तो बैरिकेड कर रहे हैं वो, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। मैं 4-5 में आपको छोटा छोटा सा मैं बात करूंगा। पहला, जल जीवन और हरियाली की बात करूंगा। तो आज के डेट में सारे गांव में बताया गया है कि नल जल का स्टार्ट है, बट जल नल एकदम मैं बोलूंगा फ्लॉप है। 90% फ्लॉप, 90% फ्लॉप है। जो पीएचडी द्वारा कराया गया है नल जल योजना वो केवल चालू है। सही बात। दूसरी बात मैं बोलूंगा हरियाली की। तो आप बाय रोड आप जा सकते हैं, कहीं भी आपको अगर हरियाली दिख जाए तो आप गवर्नमेंट नीति जी से आप पूछ सकते हैं। तीसरा बात करूंगा मिड डे मील और शिक्षा की। तो मैं आपको बता दूं यहाँ कि लाखों का वैकेंसी है जो टीचर को करना है, गवर्नमेंट कर नहीं रही है। शिक्षा के नाम पर गवर्नमेंट केवल वसूली करवा रही है सीबीएसई वाले लोगों से। आज अगर गवर्नमेंट शिक्षा की बात करें तो स्तर एकदम जीरो है। जो टीचर में बहाल किए हुए लोग हैं उनको जनवरी फरवरी भी नहीं आता, उनको हिंदी में लिखने भी नहीं आता। इस तरीके का शिक्षा व्यवस्था को जो देख रहे हैं लोग, जो टीचर है उनको, और ये जो शिक्षक के बाद एक उनको और भी काम बढ़ गया है कि अब आपको दारू माफिया और दारू जो पी रहा है लोग उनको पकड़ना है। तो वो शिक्षा करवाएंगे या दारू पकड़ने वालों को पकड़ेंगे। ठंड को लेकर के स्कूल को बंद कर दिया गया है, सरकारी जो स्कूल है उसको बंद कर दिया गया है और जातीय जनगणना में शिक्षक लोग को लगा दिया गया है। तो उस शिक्षक जब जातीय जनगणना करेंगे तो उनको जनवरी फरवरी कहाँ से आएगा और देश के राष्ट्रपति कौन है उनको कहाँ से याद रहेगा। मैं बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि देखिए जब शासन प्रशासन जो है, भोजपुर प्रशासन को मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं कि आप जिस बैरिकेडिंग को लगाने में छुपाने में दलित बस्ती को आप पैसा खर्च कर सकते हैं, उस पैसे में थोड़ा सा और बढ़ के खर्च कीजिएगा तो उस दलित बस्ती का विकास हो सकेगा। और विकास उस तरह होगा कि लोग देखेंगे कि हाँ भोजपुर में दलितों का विकास हुआ है, गरीबों का विकास हुआ है, रिक्शा चलाने वाला ठेला चलाने वाला का विकास हुआ है। और भोजपुर में 14 प्रखंड है और 14 प्रखंड में अगर आप चले जाइएगा तो खुलेआम प्रखंडों में भ्रष्टाचार किया जाता है और खुलेआम आपसे मांगा जाता है कि आपका रसीद कटवाना है, लाइए 10,000 रुपये हम रसीद कटवा देते हैं। आपका दाखिल खारिज करवाना है, लाइए 25,000 रुपये हम दाखिल खारिज करवा देते हैं। हर सीओ, हर प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास 2-4 दलाल हैं और हर प्रखंड में वसूली चालू है। और अगर मैं बात करूंगा दारू का तो मैं देखा हूं कि वहां तो दारू खुलेआम लोग पीते हैं और पीते हुए पकड़े भी जाते हैं, लेकिन प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। देखिए सबसे बड़ी बात है भैया कि बिहार में जो चीज बंद है ना वो चीज यहाँ पे चालू है। दारू बंद है, दारू चालू है। बालू ओवरलोडेड बंद है, ओवरलोडेड चालू है। लेकिन बेलगाम भारत अब बालू पे बहुत सारे काबू कर लिए हैं और बेलगाम भारत की मुहिम अब धीरे धीरे रंग ला रही है। बिहार में पान गुटखा मसाला बंद है, वो भी चालू है। बाल विवाह बंद है, वो भी चालू है। दहेज प्रथा बंद है, वो भी चालू है। मतलब पूरी तरह से बिहार सरकार की जितने योजनाएं आ रही है वो चारों तरफ से फेल है। और 7 निश्चय योजना की मैं बात करने का प्रयास करूंगा कि मैं गांव से जुड़ा हुआ लड़का हूं और गांव से ग्राउंड जीरो पे जाकर के रिपोर्टिंग करता हूं। तो हमने देखा कि किसान मतलब उस तरह से परेशान है खाद के लिए, यूरिया खाद के लिए, कि जो यूरिया खाद के बिचौलिया हैं, जो दलाल हैं, वो जाकर के बिस्कुमान में बैठ करके और अपने आदमी को दिलवा रहे हैं। वो कितना बड़ा में दिलवा रहे हैं तो वहां पे 400-500 में दिलवाया जा रहा है और अपने अपने आदमी को खास करके दिलवाया जा रहा है। और जो रिटेलर दुकान है, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनके पास थोक माल जाता है आरा से, तो उन लोगों के पास बस एक ही है कि भैया आप जाइम ले लीजिए और एक यूरिया का बोरा ले लीजिए, हमको 550 रुपया 600 रुपया दे दीजिए। किसान मर रहे हैं, रास्ते पे रो रहे हैं खड़ा होके, सुबह में ठंडी में लाइन लग रहे हैं, 6 बजे से लेकर 11-12 बजे तक दिन भर लाइन में लग रहे हैं, लेकिन उन लोगों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है। इस समय कहाँ चले गए नेताजी लोग, इस समय कहाँ चले गए समाज सेवी?
उस समय कहाँ चले गए जब कोरोना आया हुआ था? तो लोग रोड पे मरने को तैयार थे, रोड पे लोग मर रहे थे, हम लोग उठा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वो चीज हमने अपने आंखों से देखा है, लेकिन उस चीज को लिए आज कोई खोज नहीं रहा है। शिक्षा कहाँ चली गई? हॉस्पिटल अब कोई नहीं खोज रहा है। अब जो कोरोना था तो लोग कह रहे थे कि हॉस्पिटल नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन अब हॉस्पिटल कोई खोज के दिखाए? कोई भी व्यक्ति नहीं खोजा जा रहा है। जब जरूरत पड़ रही है, जब छत पे आपका पानी चू रहा है सर पे, तब आप छत खोज रहे हैं। पहले नहीं क्यों नहीं खोजा जाता? अब कहाँ चले गए समाज सेवी? अब कहाँ चले गए वो झोला छाप नेता? तो नीतीश जी, आपका विकास का तो पोल खुला ही, और आपका ब्यूरो जो आरा का जो है, उन्होंने आपका आरा का भी पोल खोल के रख दिया। और अगर मैं बात करूं बालू माफिया की, तो वो भी अब चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है। वहां के प्रशासन, भ्रष्ट प्रशासन मैं बोलूंगा, वो भी वहां किसी का ट्रांसफर तक नहीं हो पा रहा है। वो सारे बालू माफियाओं से मिले हुए हैं। इस तरीके से स्टेट नहीं चलता। आप केवल कूद कर कभी आरजेडी में चले जाएंगे, कूद कर कभी बीजेपी में चले जाएंगे, इससे सत्ता नहीं चलेगी। सत्ता चलाने के लिए आपको कठिन से कठिन निर्णय लेना पड़ेगा, कठिन से कठिन कार्रवाई करना पड़ेगा, तो जाकर सत्ता चलेगी। मैं देखिए, नीतीश कुमार जी निकले हुए हैं समाधान यात्रा पे, और लोगों से जाकर जब हम लोग पूछते हैं कि भैया नीतीश कुमार तो समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं, क्या आप लोगों की समस्या की समाधान हो रही है? तो लोग कहते हैं कि समाधान यात्रा है कि बर्बाद यात्रा है। सोचिए, आपके ही राज्य में, आपके ही यात्रा के लिए लोग ऐसे विचार रखते हैं, तो आपको सोचने का जरूरत है, आपको समझने का जरूरत है कि हम ग्राउंड लेवल पर हम अपना विकास क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर हम अपने विकास को क्यों नहीं लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। ये सोचने की जरूरत है। अब मैं आगे करूंगा। भैया, आप अपने नाम बताइए और संक्षिप्त में बताइए कि यूपी में जो आज जो समस्या चल रहा है, उस पे आप कैसे वर्क करते हैं एंड ऑल। मेरा नाम सत्यप्रकाश दुबे है और मैं यूपी टॉप न्यूज का प्रधान संपादक हूँ। हम आपको बताते हैं कि यूपी में सबसे बड़ी समस्या है, आप लोग विकास की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि यूपी में विकास का इनकाउंटर हो चुका है, और जब जब विकास पैदा होगा तो इनकाउंटर होगा यूपी में। यूपी में विकास पैदा होगा ही नहीं, पैदा जब होगा तो उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। हमारे यूपी में केवल जाति के नाम पे वोट मांगा जाता है। विधायक लोग बनते हैं, एमएलए बनते हैं, बन करके लोग अपने गांव चले जाते हैं। क्यों? हम आपको उदाहरण दे देते हैं, आजमगढ़ जनपद और मऊ जनपद। चूंकि हम मऊ जनपद से बिलोंग करते हैं और आजमगढ़ जनपद हमारे बगल में है, तो हम आपको बता दें कि आजमगढ़ जनपद में 3 बार से सांसद हैं। इसके पहले मुलायम सिंह यादव, आप जानते ही हैं, चूंकि उनका नाम लेने की, अब क्या बताएं, उनका नाम बहुत ही फेमस है, सभी लोग जानते हैं, पूरे देश के लोग। हाँ, सांसद थे हमारे आजमगढ़ जनपद के। उसके बाद सांसद हुए उनके बेटे। उसके बाद वर्तमान समय में सांसद है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जो कि वहां की जनता आज के डेट में यही चिल्ला रही है कि दिनेश लाल यादव जी केवल शूटिंग करते हैं, क्षेत्र का काम नहीं करते हैं। आप मऊ जनपद की ले लीजिए, 25 वर्ष से जेल में रहे मुख्तार अंसारी। ये लोग क्यों जीते जानते हैं आप? केवल जातिवाद के नाम पे। बड़े बड़े नेता हैं, जातिवाद के नाम पे टिकट दे देंगे, ये लोग आएंगे, जातिवाद के नाम पे जीत के चले जाएंगे। आप बताएं कि हो सकता है प्रतिनिधि ऊपर से जो है, सरकार का दोष नहीं दे सकते हैं, हो सकता है नीचे के अधिकारी हो चाहे प्रतिनिधि हो, उसके कमी की वजह से जो है क्षेत्र का विकास ना हो पाता हो। असली वजह यही है। और अभी अगर मैं बात करूंगा तो योगी जी जो बोलते हैं कि हमने रामलला का घर बनाया, तो इसको आप विकास में योगी जी नहीं, हम बता रहे हैं आपसे, योगी जी ही नहीं, हमारे प्रदेश में योगी जी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, ओम प्रकाश राजभर हो गए, केवल समाज को लाड़ने का काम करते हैं सभी लोग। कोई भी व्यक्ति विकास की बात नहीं करता है, शिक्षा की बात नहीं करता है, केवल समाज को लड़ाने का काम करते हैं लोग। हाँ, मुस्लिम के खिलाफ वो स्टेटमेंट देंगे, वो हिंदू के खिलाफ देंगे, दोनों लोग आपस में लड़ेंगे, बस यही होता है और कुछ नहीं होता यूपी में। विकास कहीं नहीं है, विकास एकदम नहीं है, विकास नहीं है, केवल लड़ाने का काम किया जाता है। मन से जो है वो आएंगे तो कहेंगे कि मुसलमान ऐसे हैं, वो कहेंगे कि सवर्ण ऐसे हैं, तो कहेंगे कि 1585 की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आपके साथ हैं। अरे 1585 की लड़ाई क्या कर लड़ रहे हो? तुम कहो ना कि हम तुम्हारा काम करेंगे, तुम्हारे साथ करें, तुमको हम शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, नहीं, केवल 1585 की लड़ाई लड़ेंगे।
जातिवाद के नाम पे वोट मांगेंगे, जातिवाद के नाम पे टिकट दे दिया जाएगा, लोग जीतेंगे, दूसरे जगह से आएंगे, क्षेत्रीय प्रतिनिधि नहीं होगा। जब क्षेत्र का प्रतिनिधि होगा तो आप उसके पास जाएंगे, अपनी आवाज उठाएंगे। जब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर का आएगा और आपके क्षेत्र से जीत के जाएगा, आवाज नहीं आपकी उठाएगा। चंद्रशेखर जैसे लोग भी तो आवाज उठा पा रहे हैं यूपी में। और आवाज क्या उठा रहा है? आवाज नहीं उठा रहे, समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं वो। चंद्रशेखर जी भी बिल्कुल समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं। केवल समाज के लोग आपस में भ्रमित हो, आपस में लड़े और उनकी चानी हो, केवल अपनी चानी काट रहे हैं वो, विकास की बात नहीं कर रहे हैं लोग। पहले तो बोला जाता था कि दलित समाज जो है वो आवाज भी नहीं उठाता था। चंद्रशेखर जैसे लोग आज एसडीएम डीएम से लड़ते हैं। आप कह रहे दलित समाज आवाज नहीं उठाता था, तो हम इससे एकदम हम इस बात को नहीं मानते। क्यों नहीं मानेंगे? अगर दलित समाज आवाज नहीं उठाता तो आज के डेट में अंबेडकर जी का नाम नहीं आता। बताते रहे आपसे। तो ये मायावती पहले सवाल उठाई थी, कुछ जवाब भी मिला था लोगों को, इसीलिए उनको सीएम भी बना दिया गया था। उसके बाद अभी कोई दलित का नेता माना जाता है यूपी का, या दलित का नेता भी? दलित के नेता तमाम है, दलित के नेता तमाम है। कहाँ है? बस लड़ाने का काम करेंगे, जाएंगे दलित बस्ती में भड़काएंगे उनको, बस भड़काने का काम करेंगे, भड़का करके वोट लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, योजना कितना तक सही है? मतलब कुछ योजना बनाए होंगे योगी जी, जैसे एक इनकाउंटर योजना बनाया, बहुत फेमस है अगर यूपी में। बिल्कुल फेमस है। इनकाउंटर योजना है, इसका कितना फायदा लोगों को हुआ? फायदा कहीं नहीं होता है, प्रशासन मनमानी करती है वहाँ। अच्छा, प्रशासन मनमानी करती है, प्रशासन को छूट दे रखा है योगी जी ने। हाँ, बुलडोजर भी दे रखा है कि अवैध तोड़ने का। किसी के ऊपर बुलडोजर चला दीजिए आप, किसी के ऊपर। अभी एक मामला था वहां का, बलिया का, ताड़ीवाड़ा गांव का। उस गांव के उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहेंगे। मामला था कि एक 13 साल की लड़की का पीड़िता का बलात्कार हो चुका था, और उसमें जो है इतनी राजनीति हुई कि उसके बहन को ही फंसा दिया गया। एविडेंस बताया गया कि रिकॉर्डिंग है, लेकिन कुछ ऐसा सामने नहीं आया। जब मीडिया के हमारे लोग बंधु मांगे हमारे चैनल की जाकर, तो उन्होंने बोला कि मैं कोर्ट में दूंगा, और कोर्ट में भी नहीं दिए। लड़की का 1 हफ्ते के अंदर बेल हो गया, जिसके ऊपर 120 भी लगा हुआ था। और वो मामला बलात्कार का जो था, वो एक मुस्लिम लड़के ने बलात्कार किया था लड़की के साथ, और उसको जो वहाँ के जो एसएचओ थे उन्होंने उसका इनकाउंटर किया था। उसके पैर में गोली लगी हुई थी। और ये बता दे, जो बुलडोजर की बात हो रही है योगी आदित्यनाथ के सरकार में, तो उस मुस्लिम लड़के के ऊपर बुलडोजर, उसके घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चला। जब हम उसी थाना क्षेत्र के एक सिपाही से हमारी मुलाकात हो जाती है कवरेज के दौरान, तो मैं पूछता हूं कि क्या रंगरेज जो ताड़ीवाड़ा गांव का था, उसके घर के ऊपर बुलडोजर तो नहीं चला हुआ है, सिर्फ कट्टेन ढाए गए आगे के, बुलडोजर क्यों नहीं चला? तो सिपाही का जवाब था कि साहब, ये मामला उच्च अधिकारी करते हैं, हमारे सरकार के लोग ये निर्णय करते हैं, हम कैसे कर सकते हैं? हमारे थानाध्यक्ष करते हैं। और आज तक उस बच्चे के ऊपर बुलडोजर नहीं चला, उस ब्राह्मण परिवार के लोगों को न्याय नहीं मिला। और हम लोग वहां से लेकर के सबसे पहला कवरेज हम ही किए थे, और वहां बेचू तक हम गए, उसकी खबर हम लास्ट तक चलाते रहे जब तक लड़की का बेल नहीं हो गया। और अभी भी कुछ खबरें आती हैं तो मैं चलाता रहता हूं। और जो लोग उस गांव के उस परिवार के लोगों को सहयोग करते थे, उनको फंसाने के लिए प्रशासन द्वारा डराया धमकाया जा रहा था। तो अब बताइए, योगी आदित्यनाथ के सरकार में ये बुलडोजर वाली जो सरकार की बात हो रही है, कहां तक ये लोग सुरक्षित हैं, कहां तक माताएं बहनें और ये लोग कहां तक की बात आ रही है? और जहां भ्रष्टाचार की बात आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी में वही लोग, ये समाजवादी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, बीएसपी हो या कांग्रेस हो, ये सभी लोग अब प्राइवेट लिमिटेड हो चुके हैं पूरी तरह से। इन पर भी ये संस्था का नाम लेकर के गलत काम कर रहे हैं। इनके ऊपर भी पहले तो जीएसटी लगाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो है, ये प्राइवेट लिमिटेड हो चुके हैं, इनके जिम्मे कोई काम नहीं रह गया है। 5 साल उस सरकार में रहे मंत्री, फिर योगी सरकार में मंत्री रहते हैं, आने वाले सरकारों में भी वही मंत्री रहते हैं, और ये लोग विकास की बातें करते हैं। ये वोट बदल करके सिर्फ विकास का काम करते हैं। और विकास आज 20 सालों से 25 सालों से उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुआ। आप जाएंगे तो हर जगह सड़कें खराब है, हर चीजें खराब है, अधिकारी से लेकर कर्मचारी से लेकर सब लोग भ्रष्ट हैं। आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से योगी जी से मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर जो आप हमको गलत ठहरा रहे हैं कि मैं प्रशासन के ऊपर दोष लगा रहा हूं, तो आप पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी थानेदार हैं, जितने भी एसपी हैं, उनकी आय की जांच कीजिए आप।
गारंटी मैं दे रहा हूं कि 20 गुना नहीं 100 गुना बढ़ा होगा उनकी आय। आपको बता दें कि आज भी उत्तर प्रदेश के थाने 10 लाख में बिका करते हैं और ऊपर से लेके बड़े अधिकारियों की पोस्टिंग पैसे देकर ही हुआ करती है। और योगी आदित्यनाथ के सरकार में जहां योगी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को थाने में जाने के लिए मना कर दिया है, लोगों की पैरवी करने के लिए मना कर दिया है, तो हम योगी आदित्यनाथ जी महाराज से एक ये भी सवाल पूछना चाहेंगे कि ये बताइए, जब आप जनमत का वोट लेकर के माननीय मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश सरकार का दोबारा, तो उस जनता को न्याय कौन दिलाएगा? आपके नेता दिलाएंगे कि आपके अधिकारी दिलाएंगे? लेकिन आपके अधिकारी तो न्याय नहीं दिला पाएंगे, वो भ्रष्टाचारी काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो जनमत के जो नेता हैं, जो विधायक मंत्री बने, उनकी बातें सीधे सीधे थानों में, तहसीलों में और बड़े कार्यालयों पर नहीं सुनी जाती है। आखिरकार उनको जनता को न्याय कहां से मिलेगा? जो 25 करोड़ जनता आपको वोट दे करके दोबारा मुख्यमंत्री बनाई है, क्या आप सोचते हैं कि बुलडोजर चलवा करके आप जनता का दिल रख लेंगे, उनको खुश कर लेंगे? तो ये गलत है। आइए इसमें भी कुछ बात करते हैं। देखिए, मैं सिंपल एक बात बोलूंगा। बहुत योगी जी का कार्य जो है, जिस कार्य के ऊपर बात करते हैं, और हरदमेश जैसे बोलते हैं कि हमने यूपी से गुंडा राज हटा दिया, तो ये मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ देर तक उन्होंने अपना कंट्रोल किया, हटाया नहीं है, कंट्रोल किया। गुंडा राज हट गया है, हाँ। लेकिन वहां प्रशासन गुंडा बन गई है। हाँ, दूसरी बात मैं बोलूंगा, बहुत अच्छा बात बोलूंगा, जो मैंने यूपी में मैंने देखा है, मैं उसके बात करूंगा। आज के डेट में यूपी को प्रधान के लोग चला रहे हैं, प्रधान चला रहा है, थाने को प्रधान चला रहा है। इस तरीके का जो दिक्कत है, हमने जो देखा, हमने जो प्रॉब्लम्स को फेस किया कि यूपी में प्रधान जो है वो थाने को चला रहा है। मतलब थानेदार को 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 1 लाख दे दो, इस तरीके का पूरा भ्रष्टाचार चरम सीमा तक फैला हुआ है। आप जो बात बोल रहे हैं इसका मैं समर्थन करता हूँ, और हर थाने में आपको इसका प्रमाण भी मिल जाएगा। आप थाने में जाइएगा, जिसने पूरे थाने क्षेत्र का सुन लीजिए पहले, पूरे उस थाने क्षेत्र में जितने भी ग्राम प्रधान होंगे सबकी 2-2 कुर्सियां मिल देखिए, जाएगी। अब जहां तक ये बात हो रही है थाने में जो है भ्रष्टाचार फैलाने की, तो इसमें जो है जो थानाध्यक्ष है वो अपना कहीं न कहीं एक जो है मीडिया बंधु को रखा हुआ है, जो मार्केट में नहीं जाते हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट नहीं दिखाते हैं। उनको लगता है कि हम थानाध्यक्ष के बगल में कुर्सी पर बैठ करके काम कर लेंगे और कुछ कमा लेंगे, तो वो लोग ये दलाली करके थाने को चलवा रहे हैं। जहां तक प्रधान की बात हो रही है, तो प्रधान भी अब भ्रष्ट थे, लेकिन उनके हाथों से उनका सब सिक्का निकल चुका है। और प्रधान जी लोग अब लगभग हर ब्लॉकों में प्रधान लोग जो है उनसे 18%, 14% लिया जा रहा है। उन लोगों को भी कहीं हालत खराब है और उनके पेमेंट अब नहीं हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनके पेमेंट अब नहीं हो रहे हैं, वो लोग भी कहीं न कहीं परेशान हैं। वहां का सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, वहां ये प्रशासन। ये गाय में कोई मुद्दा नहीं है भैया, जो गाय पालता है काहे की छोड़ता है? हम ही आप तो छोड़ रहे हैं गाय को, क्यों छोड़ रहे हैं भैया? जब तक दूध मिलेगा तब तक पालेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। हम क्यों छोड़ देंगे? हम उसकी सेवा करें तब भी। वो गलती हमारी और आपकी है, वो सरकार की गलती नहीं है। अच्छा, अब बात करेंगे बड़े भाई, आपने मैं आपसे बात करूंगा। आप तो पहले मुझे जानते भी नहीं थे, तो हमारा मुहिम में आप शामिल कैसे हो गए और पूरा मुहिम को समर्थन कैसे दिया आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं बेलगाम भारत के जितने भी दर्शक हैं सबको बताना चाहूंगा कि हम रवि भैया को जानते नहीं थे, लेकिन इनके कामों से इतना मैं प्रेरित हुआ कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ इनका मुहिम था, कहीं ना कहीं प्रशासन के मनमानी के खिलाफ इनका मुहिम था। तो हम जान में हो चाहे अनजान में हो, कहीं ना कहीं हमारा दायित्व है कि हम ना पक्ष का सुने ना विपक्ष का सुने। बिल्कुल, हम जो है निष्पक्ष काम करेंगे, और निष्पक्ष होकर के आपका मैंने समर्थन किया। और उमाशंकर जी थे हमारे साथ में, इन्होंने ही हमें वीडियो उपलब्ध कराया और हमको बताया कि आपके साथ इस तरह की घटना हुई है। तो उसको हमने अपने चैनल के माध्यम से जितना हम सके, जितनी हमारी औकात थी, उतना मैंने काम किया। और आपके मुख्य संपादक चितरंजन भैया से बात किए, वो भी हमें संतावना दिए कि अगर आपके साथ कुछ सरकारी कार्रवाई अगर होता है जैसे आपके साथ हुआ था, तो हम आपके साथ हैं। और हमने भरपूर मैंने अपने जोर लगा करके इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया था और आपका समर्थन किया था, आपके कामों का समर्थन किया था, और करते रहेंगे और करते रहेंगे। आगे
जान जब तक शरीर में रहेगा और तब तक हम समाज की सेवा करते रहेंगे और करते भी हैं और आपके साथ करते रहेंगे। अब क्या धमकी नहीं मिलती है? अरे माफिया के खिलाफ बोलना, दूसरे दिन आपको फोन आ जाता होगा। देखिए धमकी मिलती है, लेकिन हम गांधी को मानने वाले देश में रहते हैं। गांधी के समानता, भगत सिंह की निडरता और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की महानता को मानने वाले लोग हैं जी। तो हम धमकी से डरने वाले नहीं लोग हैं। चंद्रशेखर आजाद हमारे ही समाज के थे जी। जो कि क्या से क्या कर दिए, तो धमकी से हमें कोई परवाह नहीं पड़ता है। धमकी तो उमाशंकर भैया जानते हैं, हमको फोन पर हमारे माने इलाके के क्रिमिनल लोग भी धमकी हमको दिए हैं। हम अपने मुख्य संपादक से भी बताए हैं, चितरंजन भैया से भी बताए हैं, लेकिन धमकी से हम डरते उतरे नहीं है, इसलिए कि हमारे परिवार के लोग जो हैं ऑनेस्ट फैमिली से हम बिलोंग करते हैं और पॉलिटिकल फैमिली है मेरा, लेकिन हम राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति में मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। हम बिहार के पूरे भारत के सभी नेताओं का विरोध करते हैं, इसलिए कि हम बिहार प्रदेश के अभी प्रभारी हैं। और बिहार प्रदेश की जहां तक बात करें भैया, तो बिहार में न शिक्षा अच्छा है, न स्वास्थ्य अच्छा है, न शिक्षक अच्छे हैं, न किसान अच्छे हैं। और यहाँ रोजगार की जो स्थिति है, नौजवानों को देख रहे हैं भैया। रवि भैया आपसे बात बताने में हमको दुख हो रहा है, भावनात्मक रूप से जोड़ करके बोल रहे हैं। हम उसी समाज से बिलोंग करते हैं, हम भी नौकरी के लिए दौड़े हैं। आज हमारे नौजवान जो नौकरी के लिए पीटे जा रहे हैं पटना में, उनके माता पिता अपना पेट काट करके और पढ़ाने का काम करती है, पढ़ाते हैं, परीक्षा फॉर्म भी भरा जाता है, परीक्षा भी दिया जाता है और सुबह में पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है। अब बताइए कि उन माता पिताओं के भावनाओं को क्या कितना चोट पहुंचता होगा, हम समझ सकते हैं। इसलिए कि वो अपना खेत बेच करके बच्चों को पढ़ाते हैं। उम्मीद रहती है उनको कि कहीं ना कहीं हमारा बच्चा सरकारी नौकरी मिल जाएगा तो अच्छा जीवन व्यतीत करेगा। इसके बाद किसानों की जहां तक स्थिति है, तो किसान पिछले सालों का अनाज बेच करके अगले साल का खेती में मैंने लगाते हैं पटवन में और खाद में। नीतीश कुमार जो तेजस्वी यादव से मैंने बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभी आप जो आपके पेट में आज सुबह में जो अनाज गया होगा, कहीं ना कहीं कोई किसान भाई उसको पैदा किया होगा, और उस किसान भाइयों के साथ कितना मनमानी हो रहा है हम बयान नहीं कर सकते हैं। उसके परिवारों को पीटा जा रहा है इस बिहार में। इसके बाद यूरिया खाद की जो स्थिति है देख रहे हैं आप। यूरिया खाद के लिए हम और उमाशंकर भैया खबर कवरेज करने गए थे हम लोग, तो किसान रो रहे थे। उमाशंकर भैया वहां खबर बना रहे थे। वहां के हम लोग जब कृषि पदाधिकारी से बात करना चाहे तो हमसे बात नहीं किए, डर गए। उमाशंकर भैया चहेटवल करके उमाशंकर भैया बात किए तो जवाब नहीं दे पाए, और अंदर विस्कोमान में वो लोग कुछ दलालों के बीच में बैठ करके खाद दे रहे थे। बाहर किसान, समझिएगा भैया, रवि भैया आपको बता रहे हैं, भावना से जुड़ी बात कह रहे हैं हम। किसान हमारी माता बहन। अब आप किसान हैं तो हमको बोला जा रहा है कि आप अपने बीवी को लेकर के आइए। महिलाएं अगर लाइन में लगेगी तो उसको जल्दी खाद मिल जाएगा। अब बताइए कि हम खेती कर रहे हैं तो हम अपने बीवी को लेकर के लाइन में लगाएंगे तो जल्दी खाद मिल जाएगा। अब महिलाएं लगी थी, माने बड़े बड़े घरों की महिलाएं लगी थी, छोटे घरों की भी महिलाएं लगी थी, रो रही थी कि हम अभी खाना, मैंने सुबह 5 बजे कंबल ओढ़ करके 5 बजे सुबह से लाइन में लगी है। तो ये स्थिति है किसानों के साथ। और आ गए हम शिक्षक पर, तो शिक्षक की स्थिति वो है कि अब बयान नहीं कर सकते हैं। क्या शिक्षा का मामला है, क्या स्वास्थ्य का मामला है, सब लोग जानते हैं। यहाँ बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ए भाई, पढ़ जाएगा बच्चा तो फिर हम पर कल अंगुली उठाने लगेगा, शिक्षा ले लेगा तो अंगुली उठाने लगेगा। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को मजबूत कर दिया जाएगा तो जो गरीब परिवार के लोग हैं भरपेट भोजन खाने लगेंगे। लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य में इनका पैसा जा रहा है। अब शराब की बात जहां तक है, तो शराब बिहार में कहीं बंद नहीं है, सब जगह मिल रहा है। और शराब की बात कहें तो शराब से असली मोट रकम कौन कमा रहा है, तो असली रकम थानेदार लोग कमा रहे हैं। जान के सर, अच्छा अगर एक दरोगा चाह देगा तो उसके गांव, उसके इलाके के गांव में शराब कहां से मिल जाएगा? चौकीदार तुरंत बताएगा कि ये शराब बेचते हैं, शराब यहां से आता है जाता है, तुरंत पकड़ेगा। लेकिन शराब वहां से पास कराते हैं उन शराब माफियों के द्वारा। और जब कोई नौजवान है, चाहे कोई भी हो, जब पी लेता है उस शराब को, तो वह पकड़ करके फाइन करते हैं। फाइन भी नहीं करेंगे, बस 5,000 रुपया दो, अभी छोड़ देंगे। ऐसे ऐसे करके इस बिहार को बर्बाद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बिहार को बचाने का काम हम लोग करेंगे। और हम चाहेंगे कि जैसे यहाँ मनीष कश्यप
और काफी सारे पत्रकार हैं, चितरंजन भैया हैं, आप हैं, तो ऐसे ऐसे लोग इस बिहार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी में हम भी चाहेंगे कि हमारा भी छोटा योगदान एक रहे कि हम भी बचाने का प्रयास करें। इसलिए कि देखिए भैया, ऐसा नहीं है कि हम बचाने का प्रयास करेंगे तो बिहार बच जाएगा, लेकिन एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि एक जंगल में आग लगी थी। जंगल में आग लगी थी तो सभी जानवर जो थे वो भाग रहे थे जंगल से। तो एक चिड़िया थी, वो अपने चोंच से पानी ला करके उस जंगल पर डाल रही थी। तो लोग बोले कि अरे इस चोंच के पानी से आग बुझने वाला नहीं है, काहे को परेशान हो रहे हो, तुम भी चलो भागो। उस चिड़िया का जवाब था भैया कि जो आया है वो जाएगा, जो चालू हुआ है वो बंद होगा, जो जन्म लिया है वो मरेगा, आग लगा है तो कभी ना कभी बुतेगा, तो बुत जाएगा तो मेरा नाम इस आग को बुताने वाले में लिखा जाएगा और आपका नाम इस आग से भगने वाले में लिखा जाएगा। तो इतिहास में हम जिएंगे, आप उस समय भगोड़ा कहेंगे। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारा छोटा सा भी योगदान अगर बिहार के इस बचाने वाले मुहिम में लग जाए तो हम अपना जीवन सफल समझेंगे। सबसे पहले एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि आपके प्रदेश में शराब बंद है और आप ही के लोगों के द्वारा दिखाया भी जाता है कि आपके प्रदेश में शराब बिकता है। हमारा कहना यह है, नीतीश कुमार जी से कहते हैं, कह रहे हैं, या मोदी जी से कह रहे हैं, दोनों लोगों से कह रहे हैं कि या तो बिहार में शराब चालू कर दिया जाए या तो पूरे देश में शराब बंद कर दिया जाए, या तो पूरे देश में शराब बेचा जाए या तो पूरे देश में शराब बंद कर दिया जाए। पूछिए क्यों? आप कह रहे हैं कि आपके प्रदेश में शराब बेचा जा रहा है, जगह जगह शराब पी करके लोग उलट रहे हैं, मर भी रहे हैं। अभी एक घटना सुनने में आया था, हम लोग देखे थे चैनल के माध्यम से छपरा में, कि लगभग 8-10 लोग मर गए थे जहरीली शराब पीने की वजह से। 264 लोग, बताइए। और ये शराब आ कहाँ से रहा है? बिहार से तो नहीं आ रहा होगा, या तो बिहार में बन रहा होगा, दोनों हो सकता है। कुछ शीशी की शराब भी जगह जगह न्यूज पे देखने को मिल जाता है हम लोगों को। वो शराब कहाँ से आता है? या तो उत्तर प्रदेश से आएगा, या तो नेपाल से आएगा, या झारखंड से आएगा। तो आपके प्रदेश का पैसा कौन ले रहा है? यूपी ले रहा है, नेपाल ले रहा है, झारखंड ले रहा है। इतना ही नहीं, आपके देश की जनता गरीब भी हो रही। क्यों? जो शराब की बोतल 50 रुपये में बिकनी चाहिए, वो शराब की बोतल 100 रुपये में खरीद करके लोग पीते हैं। तो नीतीश जी से आग्रह है और मोदी जी से भी आग्रह है, दोनों लोग इसको देख करके समझ लें और या तो पूरे देश में शराब को बंद कर दें या तो पूरे देश में शराब को चालू कर दें। अब इसके इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी अपनी राय दीजिए। देखिए, मैं ये तो राजस्व का जो काम है, जो स्टेट गवर्नमेंट का अंडर में आता है कि वो अपने स्टेट में दारू चलाएगा या नहीं चलाएगा, लेकिन मैं सिंपल एक बात बोलूंगा कि आज के डेट में बिहार गवर्नमेंट के पास इतना पैसा, इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है जिससे वो चल पाए। सच बात बता रहा हूं मैं आपको, एकदम हकीकत बातें बता रहा हूं मैं। इतने उसके पास राजस्व नहीं है। तो अगर राजस्व नहीं है तो राजस्व 3-4 चीजों से ही आती है। एक राजस्व आता है लीकर से, दूसरा आता है पेट्रोल और डीजल से, और तीसरा आता है वहां के स्टेट से जो टैक्स लेता है। तो आप 2 से ले रहे हैं, तीसरा अगर आप चालू करते रहे जिससे आपका राजस्व आएगा, जिससे आपका कुछ फायदा होगा और आपके स्टेट के लोगों का फायदा होगा। आपको कोई भी चीज को चलाने के लिए, एक संस्था ही चलाने के लिए उसको पैसे की जरूरत होती है। स्टेट को भी चलाने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। आपसे सेंट्रल जितना आपको सहयोग दे रहा है आप वो सहयोग ले सकते हैं। और सेकेंडरी, आप टैक्स अच्छे लेवल पर लोगों से आप लीजिए। जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनसे आप टैक्स लीजिए। आप ऐसे लोगों के पास से टैक्स मत लीजिए जो हाँ आपको कुछ नहीं मिल रहा। मैं आपको एक बात बताऊंगा, पूरा बिहार के जो माफिया लोग, अगर छोटा छोटा ऐसा चीज में मैं आपको ब्रीफ करके बताऊंगा। आज यहाँ का जो लैंड है, जो जमीन है, करोड़ों में रेट चलता है। तो अगर बिहार में पैसा नहीं है तो यहाँ का जमीन तो करोड़ों में होना ही नहीं चाहिए। है बिहार में पैसा है, वो भी ब्लैक में है। किनके पास? ये नेताओं के पास, भ्रष्टाचारियों के पास, माफियाओं के पास है। पैसा है तो गरीबों के बारे में भी यहाँ की सरकार सोचनी चाहिए। सोच ही नहीं रही है सरकार को। ये चीज सरकार के ऊपर ही सवाल आता है कि अगर ये चीज आप करेंगे, लगाम लगाएंगे, अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो आप किसी को भी सर्विस दे पाएंगे। आप एक बात बता सकते हैं हमको कि शराबबंदी से किसका लाभ हो रहा है बिहार में? आपको मुझे तो नहीं समझ में आता कि नीतीश जी इसमें क्या लाभ है और क्या वोट बैंक है।
पर्सनली मैं बात बताऊं तो मेरे को इसे समझ में ही नहीं आता कि स्टेट में दारू बंद कर कर वो करना क्या चाहते हैं। दूसरी बात मैं दारू बताऊंगा, पीने वाला पी रहा है आपके प्रदेश में। दूसरी बात मैं बताऊंगा, जो आज के डेट में बिहार में टूरिज्म होना चाहिए था, कहाँ है वो टूरिज्म? आपको मैं एक एक चीज मैं दिखाऊंगा भी, मैं इसीलिए मैं आपको बिहार भी आपको भ्रमण करवाऊंगा। आप राजगीर में चले जाइए, राजगीर में, गया में चले जाइए, सीतामढ़ी में चले जाइए, नेपाल बॉर्डर पर चले जाइए, यहाँ लाखों के लोग, लाखों खर्चा करने वाले लोग, लाखों लोग आते हैं बोध गया में। हर साल का अगर आप आंकड़ा देखेंगे लाखों का वहां रेवेन्यू जनरेट हो सकता था, लेकिन आपको टूरिज्म के ऊपर बढ़ावा देना पड़ेगा। अब आपने मरीन ड्राइव बना दिया, उसके ऊपर आपने अप एंड डाउन टोल लगा रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप अप एंड डाउन टोल बना रहे हैं तो अगर एक बंदा घूमने जा रहा है तो 200 रुपया का केवल टोल देगा, वो सोचने वाली बात है। और ये NHAI का टोल नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का टोल है। तो इस तरीके का तमाम मुद्दे को गवर्नमेंट को बैठकर, जैसे आज हमने मुद्दा को बैठकर समझा, लोगों के पास रखा, उस तरीके से गवर्नमेंट को भी बैठकर रखना पड़ेगा। धन्यवाद। इसी से मैं आप विराम रखता हूं यहाँ, और आगे पूरा टीम आपको मिलेगा इसी तरीके से लगाम लगाने के लिए। धन्यवाद। हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, हर हमेशा लड़ना है और किसी के खिलाफ लड़ना है, चाहे वो कोई भी हो, भ्रष्टाचारी वो कोई भी हो, चाहे वो IAS हो, IPS हो, स्टेट का बहुत बड़ा मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उसके भी खिलाफ हम लड़ सकते हैं, क्योंकि हम अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे साथ पूरे व्यूअर्स हैं, हमारे साथ पूरा जनता है, बिल्कुल। हम किसी के दबाव में नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। बस, धन्यवाद।